जो विज्ञान है वो कौन सा विज्ञान है जिसमें कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कीड़ों मकोड़ों के बारे में। ऑप्शन है इथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैलोकोलोलॉजी, ठीक है, मैलोकोलॉजी। तो पहले के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। देखिए कुछ अब अध्ययन संबंधित चीज़ों की बात कर ले तो जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर बात कर ली जाए एथियोलॉजी की, तो इसमें मछली की संरचना का अध्ययन किया जाता है, मछली की संरचनाओं की, ठीक है, एथियोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में कीटों की बात होगी। पैरासिटोलॉजी में जो है परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो जीव जो परजीवी हैं। परजीवी जीव किन्हें कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और मैलोकोलॉजी की बात कर ली जाए तो मैलोकोलॉजी में जो है सेल, मोलस्का और इनके खोलों यानी कि सेल्स के जो है का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का जो संघ है उसमें जो जीव पाए जाते हैं उन पे जो कवच होता है, जैसे आपने कछुए के ऊपर कवच लिखा है तो वो सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। और बात कर ली जाए जैसे जेरेंटोलॉजी होता है, एक जेरोंटोलॉजी, मैं बोल भी दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसमें मनुष्य में बुढ़ापा क्यों आता है या इसकी क्या विधि है या क्यों क्या रीजन है, इसका अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसको कैसे सुधारा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, किसमें, पेडोलॉजी में, पेडोलॉजी में, ठीक है। अब बात कर ली जाए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कांक्रोलॉजी। एक तो मैलोकोलॉजी आपने देखा जिसमें मोलस्का और उसके खोलों यानी कि जो उसके सेल्स है ऊपरी, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये दोनों का हो जाता है। लेकिन कांक्रोलॉजी है, कांक्रोलॉजी में जो है मोलस्का के सिर्फ खोलों का अध्ययन, मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है, सेल्स का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये बात। और सिर्फ मोलस्का का अध्ययन जो है मैलोकोलॉजी में किया जाता है, किसमें, मैलोकोलॉजी में। तो इस तरह से दो आप इससे बन जाते हैं, अगर जो भी ऑप्शन में रहे इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको लगा दें, ठीक है। और जेनेटिक्स के बारे में आप जानते हैं कि इसमें अनुवांशिक जीवधारियों के अनुवांशिक क्षमता के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आंकोलॉजी क्या है, आंकोलॉजी में कैंसर से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। और सेरोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में कपाल गुहा की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए पैलिनोलॉजी भी पूछा गया है, कौन सा, पैलिनोलॉजी जो है इसमें विभिन्न प्रकार के परागकण आप जानते हैं कि पुष्प में जो पुंकेसर होता है, पुष्प में जो पुंकेसर होता है वो नर भाग है, वो पुष्प का क्या है, नर भाग है। और उसमें जो छोटे छोटे ऐसे आपको संरचना दिखाई देगी, हाई स्कूल में या 9th में आप पढ़ाया जाता है, इसको 9th से ही पढ़ाया जाता है, इसको परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। इन परागकणों की संरचना का अध्ययन ही, प्रकार का अध्ययन ही पैलिनोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। ये सारी बात रही, फिलहाल पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं, यानी कि जहाँ पर रेशम कीटों को पाला जाता है उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। देखिए दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरीकल्चर। तो दूसरे का जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तो ये रेशम के कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी के पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। हार्टिकल्चर जो है इसमें फूलों, फलों और सब्जियों, इसके साथ साथ मसालों की जो खेती होती है उसमें हार्टिकल्चर में क्या, फूल के, फल के, सब्जियों के और मसालों की खेती जो होती है वो हार्टिकल्चर कहलाती है। फ्लोरिकल्चर की बात कर ली जाए तो फूलों की खेती या पुष्प कृषि क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है, ये बात रही,
ठीक है। इसी तरह से एवी कल्चर होता है। क्या होता है? एवी कल्चर। एवी कल्चर में पक्षी पालन होता है, पक्षी पालन, लेकिन पक्षियों का अध्ययन क्या होता है? अर्निथोलॉजी होता है। अब बात कर ली जाए एक्वा कल्चर की। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर जो है इसमें जलीय जीवों, वनस्पतियों का अध्ययन जो है कि संवर्धन यानी कि उनका एग्रीकल्चर किया जाता है एक्वा कल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो फसल से संबंधित है, पशुपालन से। एल्गा कल्चर जो है वो एक्वा कल्चर का ही एक प्रकार है, इसको दूसरा रूप उसका कहते हैं। तो रेशम कीट का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सेरीकल्चर, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए, जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी है, ये सभी एक विज्ञान से संबंधित हैं, यानी कि इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो अलग है, ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, ठीक है। ये इसमें मन के बारे में और किस प्रकार से विकास होता है, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, मन की बात को जानने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, तो जो बेमेल है वो साइकोलॉजी ही है, ठीक है, साइकोलॉजी। आगे देखते हैं, डायनासोर थे। मेनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो देखिए, सही आंसर की अगर बात कर ली जाए पहले, तो मेसोजोइक सरीसृप जो है वो बिल्कुल हाँ। तो डायनासोर क्या है? एक रेप्टाइल है, सरीसृप है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा। बात कर लें अगर, एक रेप्टाइल है और ये मेसोजोइक महाकाल से हैं, इसीलिए इनको मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता है। यानी कि सभी बहुत पुराने समय में समय को डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो मेसोजोइक महाकाल में ये जो है मध्य, जब मिडल मेसोजोइक पीरियड था तब ये थे, ठीक है। अब इस मेसोजोइक में भी 3 कल्प हैं। कितने कल्प हैं? 3 कल्प हैं। पहला है आपका ट्राइसिक। कौन? ट्राइसिक कल्प जो है ये पहला है। दूसरा जुरैसिक कल्प, लिखिएगा आप, जुरैसिक कल्प। तीसरा जो है क्रिटेशियस कल्प। क्या है? क्रिटेशियस कल्प। और जो अंतिम इस मेसोजोइक जो है पीरियड में, समय में, जो इसका अंतिम क्रिटेशियस कल्प जो था, इसी में डायनासोर और बहुत से पुष्प और स्तनधारी जो है विलुप्त हो गए थे, ठीक है। फिलहाल चौथे का जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। यानी कि बहुत पहले समय में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब किस गैस के जो थी अनुपस्थिति थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ही क्या थी? वो उपस्थित नहीं थी पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है। मीथेन की बात कर ली जाए, मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो पशुओं की जुगाली से, और जो ईंधन है उनसे, पेट्रोलियम, ठीक है, इन सारी चीज़ों से मीथेन उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी, ठीक है। छठवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सील है वो स्तनपायी है। सील को फोका भी कहा जाता है। सील को क्या कहा जाता है? फोका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोका भी कहा जाता है। और ये कार्निवोरा गण में आता है। कौन से? कार्निवोरा जो है गण में आता है। जैसे सबके अलग अलग जो जीवधारी हैं उनको बांटा गया है। पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को अलग अलग जो है एक संघ दिया गया है, एक गण दिया गया है। पूरी सीरीज है 7-8, तो उसमें बांटा गया है। तो ये जो है सील जो है कार्निवोरस में आता है, ठीक है, कार्निवोरा में आता है, ठीक है। और अगले देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। खटमल,
मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर। तो जो 7वें का आंसर होगा वो आसानी है कि मकड़ी है। मकड़ी को क्या नहीं कहा जाता, कीट नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर कीट वर्ग की बात कर ली जाए तो कीट वर्ग में जो है कि 6 जो है पैर हैं होते हैं। कितने? 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। लेकिन मकड़ी में 6 पैर नहीं बल्कि 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पैर। किसमें? मकड़ी में। इसीलिए इसको कीट वर्ग से अलग किया जाता है, ठीक है ना। और मकड़ी जो है वो कौन सी क्लास में आती है, कौन से वर्ग में आती है? वो एरेक्निडा में आती है। कौन से वर्ग में? एरेक्निडा वर्ग में। आगे देखते हैं, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, यानी कि उनके जो जहरीले दांत होते हैं वो कौन से दांत पहले होते हैं जो कि जहरीले दांत में बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं? चुंबिकास्थि दंत के, तालु दंत के, स्वानीय दंत के, जंभिका दंत के। 8वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जंभिका दंत, ठीक है। जो विषैले सांप होते हैं उनकी जो ऊपरी जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ों में कौन सी हड्डी होती है? मैक्सिलरी हड्डी होती है, जिसमें से 1 से 3 जोड़ी जो है दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो बड़े और पीछे की तरफ मुड़े होते हैं उन्हें विषदंत कहा जाता है। तालु से जो है मुख ग्रासन गुहा में जो कि उभरे रहते हैं, ठीक है। और मैक्सिलरी दंत जो है इनको ही जंभिका दंत के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें रहीं कुछ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर होते हैं, यानी कि रात में अपनी क्रियाओं को करने वाली। घरेलू मक्खी, खटमल, तोता तो नहीं होता। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरण। उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। देखिए 9वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ठीक है। इस तरह से ये रात्रिचर जंतु हैं जो कि दिन में आराम करते हैं लेकिन रात्रि में अपने सक्रिय होते हैं या कार्य करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10वां, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, 4, 1, 2, 3, 5 और 2, 4 है। सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है, ठीक है। केवल मादा रक्त चूसती हैं। मादा पौधों का रस चूसती हैं, ऐसा नहीं है। वो नर हैं जो पौधे साग सब्जियों के रस चूसते हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही, यानी कि दूसरा और पांचवा। दूसरा पांचवा किसमें है? चौथे वाले में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। 11 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो शकरकंद का जो संग्रह है वो तना नहीं है, यानी कि जो चीज़ों को, अपने भोजन को संग्रह करता है वो मूलांकुर में, ये जो मूलांकुर में विकसित होता है, ठीक है। यह किस में होता है? मूलांकुर में विकसित होता है शकरकंद। तो तना में नहीं होता, बल्कि इसमें किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो अगला क्वेश्चन जो है 12वां, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा चुन किया जाता है, अब देखते हैं। अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम की डूडी, संतना। तो देखिए 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए जो सुमेलित नहीं है वो दूसरा है, केसर। केसर के बीज नहीं होते, केसर के बीज नहीं होते। और केसर एक मसाला है। केसर एक क्या है? मसाला है, जिसमें इसका जो वानस्पतिक नाम है क्रोकस सैटाइवस है। क्या है? क्रोकस, पूछा जा सकता है, क्रोकस सैटाइवस है, ठीक है। और इसका स्वाद जो होता है तीखा होता है और इसमें सेफ्रॉनॉल और पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। केसर में क्या?
केसर में क्या क्या, कौन कौन से रसायन, सेफ्रानॉल और पिक्रोक्रोशीन नामक रसायन पाया जाता है। और बस यही है, ये केसर के बीज नहीं होते। इसे केसर से संबंधित आगे भी प्रश्न है, इसलिए इस पर इतना ही चर्चा हम करते हैं। 12 का जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो बहुत ही आसान है प्रश्न ये, तना, बीज, जड़ और फल। तो 13 का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, तना। आलू का जो खाने वाला भाग है वो कंद यानी कि तना है, एक रूपांतरित तना है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिंकोना पादप के किस भाग से आती है, पत्ती, जड़, छाल और पुष्प। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, जो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, छाल। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इस पर कुछ ज़्यादा खास चर्चा है नहीं, तो इस पर ज़्यादा हम चर्चाएं करेंगे नहीं। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना, एलोवेरा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है वो आयोग की ही तरफ से जो है गलत है, और इसको जो है क्योंकि कोरोना के जो रोगी हैं उनके उपचार के लिए कृत्रिम तरीके से दवा बनाई गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधों के छाल से ही चीज़ों को बनाया गया था। तो ये यहाँ पे प्रश्न जो है आयोग की तरफ से ही ठीक नहीं है, और इस पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, पके फल के लेटेक्स से। देखिए, 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए अगर, तो बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये जो अफीम के पौधे के दूध से बनाया गया पदार्थ होता है, और ये अपक्व होता है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता है, पूरी तरह से ये पका हुआ नहीं होता है। वहाँ से दूध निकाला जाता है और उससे अफीम प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एजोला है, बहुत ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाने वाला है, एजोला है। जलीय फर्न, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, एक जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है। और एक नील हरित शैवाल, एजोला और क्या है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। नील हरित शैवाल, ठीक है, शैवाल है। और नील हरित शैवाल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है, एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होती है। क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो बस 1 मिनट का समय देके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस इतनी ही बातें बहुत हैं मुझे लगता है। आगे चलते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, टेरेडियम। 18 के सही आंसर की पहले बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो बी है, एजोला। ठीक है, और एजोला के बारे में हम लोगों ने अभी देखा जो इम्पोर्टेंस था इसका। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो आप जानते हैं कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, 9th और 10th में पूछा जाने वाला। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। और नील हरित शैवाल जो कि हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी देखी, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, और किसमें? जीवाणुओं में। और सभी सजीव पादप और कोशिकाओं में ये जो है पूरी तरीके से पाया जाता है। ठीक है, और कौन सी एक साइकिल है, चक्र है, क्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है? वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके आप बताइएगा। ठीक है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जल का बना है। किसका बना है? जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना है, और इसकी मात्रा लगभग 2/3 होती है। कितनी होती है? 2/3 होती है। और यह वयस्क में 60 से 70% भाग जो होता है वो जल होता है, जो वयस्क शरीर है मानव की। ठीक है,
और सबसे उत्तम विलायक है। इसमें कुछ भी मिलाया जा सकता है जल में। कुछ वसा हैं जो जल में घुलनशील नहीं होती, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल 20 का जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्पेसीज, मैलियस, इनक्स। तो स्टेपिस कान की जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है किसकी? मानव शरीर की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। शल्क क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण। गुर्दा प्रत्यारोपण का मतलब है किडनी ट्रांसप्लांट, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्पादन और रुधिर आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 22 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो होता है, हिप ज्वाइन रिप्लेसमेंट जो है, इसमें आर्थोप्लास्टी होता है। ठीक है। और इसका जो आर्थोप्लास्टी की अगर अर्थ की बात कर ली जाए ना, तो इसमें इसका जोड़ से ही संबंधित होता है। ठीक है, जोड़ से ही संबंधित। इसमें इसे ये होता है कि जो दर्द होता है उसमें, और चलने की क्षमता को ठीक करता है, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। 30वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे बड़ा, सबसे दृढ़ भाग है? सबसे जो है कि मजबूत भाग है। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो 23 का जो सही आंसर है वो बिल्कुल आपने सही कहा, दंतवल्क। और भी इसे क्या कहा जा सकता है? ठीक है, इनेमल। आप जानते हैं इनेमल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको दंतवल्क कहा जाता है। यह सफ़ेद और चमकीला होता है, आप जानते हैं, जो कि अधिकतर लोगों में होता नहीं। और इसमें क्या पाया जाता है देख लेते हैं। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना होता है। किससे? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कौन? दंतवल्क। आगे देखते हैं। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए को सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में ऑप्शन में सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है। इसमें लौह होता है। किसमें? रुधिर में लौह होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ लोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। रोगों। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है या वाहक है। ऑप्शन है 1 2 3। ठीक है, 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। सही आंसर जो इसका हो जाएगा, पहले देख लेते हैं क्या क्या सही है। इसमें लौह होता है, बात सही है। रुधिर वर्णिका में लौह होता है, ये बात सही है। ठीक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये सही नहीं है। और ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये बात सही है। रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन सारे पूरे शरीर में फैलता है। तो पहला, दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? इसमें तीसरे ऑप्शन में है, जो कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जो रुधिराणु जो होता है, ये रुधिर कणिका, वो रुधिर का 45% होता है। कितना? 45%। और 55% जो है प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है। और ये 3 प्रकार के रुधिर होते हैं। एक लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु तथा प्लेटलेट्स, जिसको आप लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स कहते हैं, वही चीज़। ठीक है। आगे देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हेमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो लाल रंग क्यों होता है लाल रक्त कणिकाओं का? 25 का सही आंसर जो है वो आप समझ गए होंगे, हीमोग्लोबिन के और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये बात हो जाती है। 25 का चौथा ऑप्शन सही है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। ऐसा कौन सा रक्त है जो सबको जो है कि जब भी ज़रूरत पड़े ब्लड की तो उसे दे सकता है? ठीक है, BOAAB। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, O को सर्वदाता कहा जाता है, कि सभी को ये दे सकता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है।
ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है ये। इसमें प्रतिजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, इसमें एंटीजन नहीं होता, इसी वजह से ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, और यहीं पे बात कर ली जाए, सर्वग्राही जो होता है यानी कि सबका ले सकता है जो ब्लड, वो ए बी होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 26 का जो सही आंसर है दूसरा हो जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो 27 का सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। किसमें? अस्थि मज्जा में बनते हैं। हम लोगों ने इससे संबंधित बातें कर ली जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये सारी बातें लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। आगे देखते हैं, एक सामान्य 70 किग्रा भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? लगभग में 6000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर या 3000 मिली। 28 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 लीटर। ठीक है, जिसको आप 5 लीटर कह सकते हैं। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपि से, मानव से, बंदर से, चूहा से। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए, एक प्रकार के बंदर से जो है RH कारक का नाम संबंधित है। ठीक है, देखिए 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर, कौन? लैंडस्टीनर ने 4 समूह, रक्त समूह बताएं, ए बी यानी कि ए बी और ओ। ठीक है, ये और फिर उसके बाद इन्होंने खोज की, बाद में इन्होंने रीसस बंदर पर, बंदर का नाम क्या है? रीसस बंदर। बंदर पर इन्होंने एक और फैक्टर ढूंढा, किसका? रक्त का, जिसे इन्होंने RH फैक्टर नाम दिया। ठीक है, अब ज़्यादा चर्चाएं, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। अगर बात कर रहे हैं हम लोग रुधिर पे, तो जो रक्त समूह है, रक्त समूह पे, तो जैसे ए क्यों पड़ा, रुधिर रक्त समूह ए क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से सबका नाम रखा गया है इन्हीं आधारों पर। आगे चलते हैं, फिलहाल बहुत ज़्यादा जो संबंधित हैं इनसे, उनसे उन पर ही बात करेंगे हम लोग। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रस संकुचन। तो आप जानते हैं 30 का जो सही आंसर है वो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बना पाते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है? वो कहाँ से, मतलब आती कहाँ से? जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, फास्फोग्लिसरिक एसिड से। 31 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए वाला आंसर सही है, यानी जड़ से। कहाँ से? जड़ से, पेड़ पौधों में बात हो रही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? जब भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे जो है पेड़ पौधे, पादप, तो किसकी अनुपस्थिति नहीं जरूरी है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सूर्य के प्रकाश में ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसकी बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, तो बिल्कुल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें, कॉमन सेंस है ये। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ठीक है, लाल, नीला, हरा, बैंगनी। प्रकाश संश्लेषण देखिए, तो इस तरह से प्रश्न ही अरेंज किया गया है कि जब भी आप एक चीज़ के बारे में, जैसे हमने रुधिर के बारे में पढ़ा, सीधे रक्त समूह के बारे में भी पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पूरा टोटल प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है। 33 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो लाल। आप जानते हैं सबसे अधिक प्रभावकारी जो है वो लाल है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? A, B, C, D। ठीक है, विटामिन A, B, C, D। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B भी है। ठीक है, और विटामिन C भी है, मतलब जल में घुलनशील दोनों है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन, ये भी प्लस पॉइंट है आयोग के द्वारा, फिर 1 नंबर सारे बच्चों को।
इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से उटपटांग ये भी बनाते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताज़ा फल, दूध, घी, दालें। ऑप्शन ही गड़बड़ा देते हैं लाके। 35 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो विटामिन सी का जो इसमें मुख्य स्रोत है वो कच्चे एवं ताज़ा फल हो जाएंगे। ठीक है, इन ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन बढ़िया है तो यही सही हो जाएगा। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर। तो आप जानते हैं विटामिन सी जिसमें खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है, तो बिल्कुल संतरा सही आंसर हो जाएगा। 36 का तीसरा, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो जो अवशोषण करता है वो किसका करता है? लौह का करता है। किसका? लौह का करता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन को। तो इसका भी सही आंसर जो है वही हो जाएगा विटामिन। क्या? विटामिन। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। नियासिन का पेलाग्रा, थायमिन का बेरी, विटामिन डी का सूखा रोग, विटामिन के का बंध्यापन। तो जो सही सुमेलित नहीं है 39 का वो चौथा है। विटामिन के से थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, बल्कि बंध्यापन की बात नहीं होती है। तो यही सुमेलित नहीं है, यही ऑप्शन यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी क्या सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए से रतौंधी होती है, ये बात सही है। विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है, ये बात सही है। विटामिन डी से जो है वर्णांधता नहीं होता है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विटामिन डी से वर्णांधता नहीं होता है, बल्कि अच्छा अगर यहाँ पे बात कर ली जाए विटामिन B3 को और क्या कहते हैं? तो इसको नियासिन या पीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपी कहते हैं। और पेलाग्रा की बात कर ली जाए चर्मदाह रोग भी कहा जाता है पेलाग्रा को। ठीक है, तो ये बात हुई। 40 का जो है कौन सा? तीसरा वाला ऑप्शन, विटामिन डी से वर्णांधता होता नहीं। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है विटामिन डी से? आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। बहुत ही आसान है, आगे प्रश्न मिल ही जाएंगे विटामिन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी। ठीक है, यहाँ पे सुखंडी था। सुखंडी, मसूड़े से खून आना, गठिया, बेरी। 41 के अगर सही आंसर की बात कर ली जाए कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो वो विटामिन ए है। विटामिन ए से गठिया नहीं, आप लोगों ने अभी भी देखा रतौंधी होती है। कौन सी होती है? रतौंधी होती है। विटामिन डी से क्या होता है? सुखंडी। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी सूखा रोग। सुमेलित कीजिए। विटामिन के गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन डी नींबू, विटामिन ई कॉड यकृत तेल, विटामिन सी अल्फाल्फा। तो देखिए किसमें क्या उपस्थित रहेगा, इससे संबंधित है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, तो पहले हम सुमेलित करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सही होगा। विटामिन के जो है अल्फाल्फा, ठीक है, और विटामिन डी जो है वो कॉड यकृत तेल, विटामिन ई जो है गेहूं भ्रूण तेल, और विटामिन सी नींबू। बिल्कुल कौन सा है? यानी कि पहले का चौथा, चौथे वाले ऑप्शन में हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। रतौंधी विटामिन निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। B1 C E। तो हम लोगों ने अभी देखा कि 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। रतौंधी यानी कि देखने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। और इसका प्रमुख अगर स्रोत चाहिए विटामिन ए का, तो हरी सब्जियां हैं, गाजर है, यकृत है, मछली का तेल है, ये सारी चीज़ें विटामिन ए के स्रोत हो जाते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए, यानी कोई सपना देख रहे हैं तो लंबे समय तक याद रख सकते हैं, किस विटामिन के द्वारा? किस विटामिन की अधिकता रहेगी तब? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन B6। ठीक है, तो 44 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो विटामिन B6 ही है।
और विटामिन B6 को और किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके बताएं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारण नहीं होता है, किसका शरीर में भंडारण नहीं होता है अच्छे से, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न है। विटामिन सी का भंडारण जो है शरीर में नहीं होता है, ठीक है। और विटामिन सी क्या है, लौह का जो हमारे शरीर में लौह है उसका अवशोषण करता है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखा है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। 46 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ए और सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन हो जाएगा सही। सुमेलित करना है रतौंधी, ये आयोग के द्वारा ही प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये इसी तरह से प्रीवियस ईयर है, तो जैसा था हूबहू हम लोगों ने लिया है और उसके आंसर की हम लोग देख रहे हैं, बस यही। सुमेलित कीजिए, रतौंधी विटामिन ए, विटामिन डी, तो रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी यानी विटामिन और उनसे होने वाले रोग दिया गया है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए से हो जाएगा, यानी कि पहले का जो सही आंसर है पहले का चौथा हो जाएगी। इस प्रकार से तीसरा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। रतौंधी विटामिन ए से हो जाएगा, ठीक है। अब रिकेट्स जो है विटामिन डी से हो जाएगा, सूखा रोग या रिकेट्स ही कहते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है, बेरी विटामिन बी से होता है, हो जाएगा सही। तीसरा ऑप्शन ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो आप जानते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, के, ए, तो विटामिन कौन सा, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, वही बात है विटामिन डी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, ठीक है। यानी कि गेहूं से हम आटे से हम रोटी बनाते हैं, तो उसमें क्या ऐसा गुण आता है, कौन सा ऐसा पदार्थ आता है जो कि रोटियां बनती हैं फूली फूली इस तरह से। ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। तो 49 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ग्लूटीन हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। तो 50 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो करौंदा, कौन सा, करौंदा। करौंदा एक आवृत बीजी पौधा होता है, कौन सा, आवृत बीजी, इसमें विटामिन सी और लौह की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B12। इस तरह से आप देखिए विटामिन को अच्छे से रख लीजिएगा, उनके नाम, उनसे होने वाले रोग, उनसे और भी चीज़ें, ठीक है। तो 51 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। देखिए विटामिन B12 की बात कर ली जाए तो इसको कहा जाता है साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन कहा जाता है B12 को, ठीक है। और इससे ये ग्रोथ से संबंधित है, यानी कि हमारे शरीर में होने वाले ग्रोथ को ये रोक देता है अगर विटामिन B12 की आप में कमी है। इसका स्रोत जो है पूरी तरह से मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर आदि है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, यानी कि दूध खराब होके किसी और चीज़ में रूपांतरित हो जाता है, तो क्या है, यानी कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया शामिल होता है, तो कौन सा, तो एस्परगिलस तो है नहीं, स्टेफिलोकोकस है नहीं, स्यूडोमोनास है नहीं, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 अभी भी हम लोगों ने देखा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। सुमेलित करना, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, कहाँ गया प्रश्न, हड्डियों में उपस्थित यौगिक लैक्टिक एसिड, सिरका में उपस्थित अम्ल एथिलीन, दूध का खट्टा होना एसिटिक एसिड, फलों का पकना कैल्शियम फॉस्फेट। तो सुमेलित करना है तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसका सही हो सकता है, ठीक है।
पहले तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम, तो हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम से संबंधित है, आप इतना तो समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समझेंगे तब भी आप अच्छा कर पाएंगे। सिरका में उपस्थित अम्ल की बात कर दी जा रही है तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, तो जहाँ दूध की बात होती है वो लैक्टिक से संबंधित होता है, तो आप ये समझ, जैसे लैक्टोबैसिलस दूध का दही बनना, ये इसी तरह से फलों का पकना एथिलीन। ठीक है, तो इस तरह से पहले का चौथा किस में है, चौथे वाले ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी कि दुग्ध जो प्रोटीन है उसको पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। तो 55 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा रेनिन, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए कि क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा, हम लोगों ने 55 क्वेश्चन की बात कर ली, 56 वाले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, 56 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो या एमिनो अम्लों में विघटित करता है, पेप्सिन, लैक्टोज, यूरिएस, जाइमेस। तो सही आंसर 56 का जो हो जाएगा पेप्सिन, क्या हो जाएगा, पेप्सिन। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में शुरू होता है, कहाँ पे, आमाशय में शुरू होता है, और इसमें एक पेप्सिन, यही जो है पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जिसमें छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और ये अमीनो अम्लों को विघटित करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाल में, अरहर के दाल में, दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। तो 57 के सही आंसर की बात कर ली जाए, सोयाबीन के दाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन। ठीक है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, ऑक्सीटोसिन, किरेटिन, वेप्रोसिन, वेसोप्रोसिन, ट्रिप्सिन। 58 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो किरेटिन जो है वो बाल, किरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और संरचना करता है बाल और नाखून की संरचनात्मक इकाई है ये। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही है इसमें। ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं, B1 रेटिनॉल, B2 राइबोफ्लेविन, B6 नियासिन, C विटामिन सी कैल्सीफेरॉल। तो 59 के सही आंसर या 59 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो दूसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा, सबसे सही सुमेलित राइबोफ्लेविन है। ठीक है, बात कर ली जाए B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं, थायमीन कहते हैं। B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये सही हो गया। ठीक है, और एक B12 की बात हम लोगों ने कर ली है, साइनोकोबालामिन कहते हैं, और B6 की बात कर ली जाए तो पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आप लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आती है राइटिंग। तो 59 के सही आंसर का जो है वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वही सही है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, केला, दाल, अंडा और मछली। 60 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, जो अंडा है वो सभी अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। लास्ट है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो शरीर में अधिक मात्रा में जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, सबसे जो तत्व की बात हुई है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे 60+ प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये सीरीज़, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा, और इसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, और इससे आने वाले प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उन पर भी चर्चाएं करेंगे। जैसे आज की क्लास में की कोशिश होगी कि अगली क्लास आपके लिए और भी बेहतर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।